जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं नवल स्टडी सेंटर। मैं नवल कुमार आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th के प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो वीडियो को पूरा देखिए। हमारा पहला प्रश्न है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। यानी सही आंसर जो है पारदर्शी है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन का कोण होता है। तो पूछ रहा है कि प्रकाश के परावर्तन का कोण क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच के कोण को प्रकाश के परावर्तन कोण कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो किसी भी दर्पण का वास्तविक प्रतिबिंब हम अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो पूछ रहा है कि किस दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो सही आंसर है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण तथा समतल दर्पण। तीनों दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का छोटा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस दर्पण के द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है। सही आंसर होगा अवतल दर्पण द्वारा। सातवां प्रश्न है, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण की फोकस पर बनता है। यानी पूछा जा रहा है कि कहाँ पर वस्तु को रखा जाए तो अवतल दर्पण की फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा। तो सही आंसर है अनंत पर रखने पर अवतल दर्पण के फोकस पर प्रतिबिंब बनता है। आठवां प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। सही आंसर होगा। नवां प्रश्न है, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। सही आंसर है आभासी, काल्पनिक और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। 10वां प्रश्न है, किसी समतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। अब पूछा जा रहा है कि समतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब कब बनता है। तो सही आंसर जो होगा वो होगा दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच यदि वस्तु को रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो सही आंसर है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा होता है। 12 नंबर प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है और 13 नंबर भी है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो इसका सही आंसर होगा काल्पनिक और सीधा। 14 नंबर प्रश्न है, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब भी प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है। इसका सही आंसर होगा समतल अथवा उत्तल दर्पण होगा। 15 नंबर प्रश्न है, संबंध F बराबर R/2 सत्य है। तो कहेंगे कि F बराबर R/2 उत्तल तथा अवतल दोनों दर्पण के लिए सत्य है। 16 नंबर प्रश्न में सही आरेख को चुनना है। तो सही आरेख जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब, यानी पूछा जा रहा है कि यदि m जो है ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा होगा। तो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा। आगे जो प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करे प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको इसी तरह के वीडियो देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रकाश डैश में चलता है। तो सही आंसर जो होगा प्रकाश सरल रेखा में चलता है। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार
हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण डैश होगा। सही आंसर जो होगा समतल दर्पण होगा। अगला प्रश्न है डैश प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर जो होगा वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। सही आंसर जो होगा परावर्तन कोण होगा। पांचवा प्रश्न है गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को डैश कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। छठा प्रश्न है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की डैश होती है, तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। सही आंसर होगा 2 गुनी। अगला प्रश्न है डैश दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि किस दर्पण में आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, तो सही आंसर जो होगा अवतल दर्पण होगा। आठवां प्रश्न है उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु के केवल डैश प्रतिबिंब ही बनते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु के केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनते हैं। अगला प्रश्न है जब कोई किरण दर्पण की फोकस की दिशा में स्थित हो तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के डैश निकलती है। तो जब कोई किरण दर्पण की फोकस के दिशा में स्थित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है, तो इसका सही आंसर होगा मुख्य अक्ष के समांतर। अगला प्रश्न है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां डैश होती है, तो इसका सही आंसर जो होगा धनात्मक होगा। अगला प्रश्न है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को डैश कहा जाता है, तो प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहा जाता है। 14 नंबर प्रश्न है आवर्धन का धनात्मक मान डैश प्रतिबिंब इंगित करता है। सही आंसर जो इसका होगा आभासी प्रतिबिंब इंगित करता है। 15 नंबर क्वेश्चन है सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए डैश दर्पणों का उपयोग किया जाता है, तो सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी डैश सेंटीमीटर होगी, तो f बराबर r/2 यानी f जो होगी 32/2 16 सेंटीमीटर होगी। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है एक बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है केवल डैश दर्पण द्वारा, तो सही आंसर जो होगा अवतल दर्पण होगा। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।